आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे रहा और उन्हें विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया। और इसी के साथ उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी का चेहरा एक बार फिर से मिला। अब 10 मार्च को आए चुनाव परिणाम के नतीजों के बाद उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब रही, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट को नहीं बचा पाए थे। हालांकि चुनाव हारने के बावजूद पार्टी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और उन्हें कमान सौंपे जाने का फैसला ले लिया है। अब धामी के हाथ विधानसभा चुनाव में हालांकि निराशा लगी। आपको बता दें कि खटीमा विधानसभा सीट से धामी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने हराया। उत्तराखंड में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत हुई और प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी सरकार बना चुकी है और अब उसके सीएम फेस का ऐलान भी आज विधायक दल की बैठक के बाद कर दिया गया है। तो पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से कमान मिल चुकी है। दोबारा सीएम पुष्कर सिंह धामी को चुना गया है और विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि कई नामों की चर्चा के बीच में लगातार पुष्कर सिंह धामी के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा होती रही, क्योंकि कई जो राजनीतिक तौर पे जो जानकार हैं वो भी इस बात को बार बार कहते रहे, चूंकि ये जो चुनाव है वो पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भी लड़ा गया था। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम चुनावी जनसभाओं में पुष्कर सिंह धामी को लेकर के इस बात को स्पष्ट भी किया था कि चेहरा पुष्कर सिंह धामी का ही है, लेकिन यह मामला वहां से अटका और ये चर्चाएं तब शुरू हुई जब पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपना चुनाव हारे और उसके बाद आपने देखा कि एक लंबा विचार विमर्श मंथन और बैठकों का दौर हुआ, क्योंकि कई ऐसे नाम थे जो कि सीएम रेस में लगातार अपने मौजूदगी को दर्ज करवा रहे थे। उन नामों की बार बार चर्चा उत्तराखंड के अंदर होती रही और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के राज्य स्तर तक के तमाम बड़े चेहरों के साथ एक एक करके जो बैठकें हैं वो हुई और उसके बाद अंत में विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। तो अब यहां से आगे का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो क्या होगा, क्योंकि उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर 23 तारीख को पुष्कर सिंह धामी अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और अब इसके बाद अब मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में किन चेहरों को मौका मिलेगा इसकी कवायद भी शुरू होगी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ मंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर के जो तमाम तरह के कयास थे आज उसका पटाक्षेप हो गया और एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी जो कि पहुंचे, उन्होंने भी आज विधायक दल की बैठक जो हुई उसमें सर्वसम्मति से जो फैसला लिया गया उसमें पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया है। तो अब पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान दे दी गई है। दोबारा से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुन लिए गए हैं और अब यहां से आगे किस तरह से जो उत्तराखंड के अंदर राजनीति है वो करवट लेगी, इसके अलावा इसका इंपैक्ट क्या होगा, साथ ही साथ इसको किस तरह से देखा जाए, आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पीयूष पंत जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष पंत जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और अभिनव नारायण झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभिनव नारायण झा जी, आपका भी स्वागत है। पीयूष जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं इस चर्चा की, क्योंकि लगातार आपके साथ मैंने कई बार इस विषय को लेकर के चर्चा की। आज जिस नाम का ऐलान हुआ इसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी, लेकिन एक इसके पीछे कारण यह था कि अपनी सीट नहीं बचा पाने के कारण कुछ और नाम भी थे जिनको हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य में उनकी चर्चाएं भी बड़े जोर शोर से हुई। लेकिन आज एक बार फिर से उस पर मुहर लगाया जाना कि नहीं, पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपको क्या नजर आ रहा है? आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये लगता है कि जिस तरह से वो जिता के लाए हैं वहाँ पे, उनके चेहरे पे ही जो है चुनाव लड़ा गया था उत्तराखंड का और उसमें भाजपा की वापसी हुई है, तो निश्चित रूप से एक कारण ये रहा। दूसरा बड़ा कारण ये था कि जो बहुत सारे जो विधायक थे उनका दबाव था। यहाँ तक कि देखिए, छह विधायक ने ये कह दिया था कि हम अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं धामी जी के लिए, अगर धामी जी को दोबारा लड़ाया जाए और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये तमाम दबाव थे तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पे हावी थे। हालांकि लगभग 10 नाम ऐसे जो चल रहे थे लगातार, आपने भी देखा होगा, आपने भी देखा किस तरह से चर्चाएं हो रही थी दिल्ली में। फिर धामी जी को दोबारा बुलाया गया, वो फाइल लेके गए, उन्होंने पूरा अपना हिसाब दिखाया उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। और सच कहिए तो एक कारण ये भी रहा है कि उन्होंने जो 60 महीने में जिस स्ट्रेटजी के साथ जो है उन्होंने एक एंटी इम्बेंसी फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर था भाजपा सरकार के खिलाफ, उसको कम करने की कोशिश करी है। और जो बड़े बड़े मुद्दे थे उनको किसी तरह टैकल करके उनके लिए कम से कम ये उम्मीद दिखाई कि हाँ, इनको निपटाया सकता है।
दूसरा बड़ा जो उन्होंने देखिए मुद्दा उठाया जो 20 साल से लंबित था, वो था जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना कटके, तो जो प्रॉपर्टीज को लेके सवाल था कि उत्तराखंड की कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की है, वो योगी जी के साथ गए थे वो धामी जी, और उन्होंने उस बात को सेटल किया। तो कई 2-3 चीजें हैं, चाहे आप देखिए देवस्थी पीठ का मामला हो, 4 धाम यात्रा वाला हुआ है, उसको एक कमेटी बनाई, उसको लिए काफी आक्रोश था। तो उन्होंने बहुत जल्दी प्रभावी ढंग से काम किया, और चुनाव के दौरान भी खटीमा में वो कम गए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और पूरे उत्तराखंड का दौरा करते रहे वो लगातार जो है पार्टी को जिताने के लिए। तो ये तमाम कारण थे मुझे लगता है, और एक युवा चेहरा होना, ये भी एक कारण है, मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि अब जो युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए, आप चाहे गोवा में देख लीजिए, आप गोवा में भी यही हुआ कि वही मुख्यमंत्री को दोबारा रिपीट किया गया है, वो युवा नेता है। इसी तरह यहाँ भी देखा। तो चलिए पीयूष जी, इसके पीछे कुछ और भी कारण है, उस पर मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा। मैं अभिनव नारायण झा जी का भी रुख करता हूं। अभिनव नारायण झा जी, क्योंकि अब तमाम इफबट हम लोग इस पर भले ही लगाएं कि ये कारण हो सकता है या इस वजह से उनको वापस किया गया या दोबारा से उनको मुख्यमंत्री के तौर पर अब उनके नाम का ऐलान किया गया, लेकिन कोई एक एक्स फैक्टर तो आपको नजर आता होगा ना, क्योंकि चुनाव का हारना और उसके बाद कई नामों की चर्चा होना, और वो भी ऐसे सियासी दिग्गज जिनका उत्तराखंड के अंदर राजनीति में अपना अलग एक रसूख है, उनकी एक पूरी लॉबिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्स फैक्टर आपको क्या नजर आता है कि दोबारा से उसी नाम के ऊपर मुहर लगाई गई केंद्रीय नेतृत्व ने? देखिए आयुष जी, जहां तक बात है चुनाव हारने के बाद भी जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद के लिए नाम आगे किया गया, मेरे समझ से इससे पहले का वाकया पता होगा जब तीरथ सिंह रावत की जब बात चल रही थी और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वो फिट नहीं बैठते थे। जब संविधान के अनुच्छेद 164(4) पर नजर डालेंगे तो कोई भी जो मंत्री है वो लगातार 6 महीने की अवधि तक राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है। तो उस अवधि के समाप्ति पर जो वो मंत्री है उसे भी उसके कार्यकाल को समाप्त करना होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से विधानसभा चुनाव से चुनाव नहीं जीता है, इसके बाद भी उनके नाम को आगे करना ये चौंकाने वाला बात तो जरूर है, क्योंकि एक तो युवा है, आपने इससे पहले भी जिक्र किया, लेकिन साथ ही देखिए उत्तराखंड में विधान परिषद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर पुष्कर सिंह धामी 6 महीने के अंदर विधानसभा के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर नहीं जाते हैं तो फिर हो सकता है कि उनकी भी स्थिति पिछले बार की तरह तीरथ सिंह रावत जैसी हो जाए वहां पर। तो बहुत बहुत फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि 6 महीने का ही समय है और मुझे नहीं लगता है कि कोई विधानसभा सीट खाली होने जा रही है इस 6 महीने के अंदर। तो यह एक फैक्टर जरूर है। बीजेपी यह देखना चाहती है क्योंकि उनको ज्यादा मौका मिला नहीं। जब हम अंतिम समय में नजर डालें तो तीरथ सिंह के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी को बहुत ज्यादा काम करने का समय मिल नहीं पाया उत्तराखंड में। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से यह देखना भी चाहती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो राजनीतिक अस्तित्व है उत्तराखंड में, जिस तरीके से बहुमत मिला है, अपार बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में, और बड़े बड़े नामों के आगे पुष्कर सिंह धामी के नाम को आगे करना यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि किसी भी सीट से पुष्कर सिंह धामी जीत कर आए नहीं है और आगे स्कोप भी नहीं दिख रहा है क्योंकि विधान परिषद सीट है नहीं। तो मेरे समझ से 6 महीने का कार्यकाल है और 6 महीने के भीतर पुष्कर सिंह धामी हो सकता है कि अगले मुख्यमंत्री ना भी रहे। तो यह एक, चलिए मैं पीयूष जी से इस पर एक रिएक्शन लेता हूं। पीयूष जी, एक तो देखिए क्योंकि कुछ विधायकों ने पहले भी कहा कि वो अपनी सीट को छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे के टेक्निकलिटीज क्या है थोड़ा सा इसको आप बताइएगा। और दूसरा ये है कि हम लोगों ने देखा था जिस समय पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था चुनावों से पहले, उस वक्त भी कुछ बड़े नेता जैसे भारतीय जनता पार्टी के थे जो बहुत ज्यादा नाराज हुए थे, और उसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में था वो सतपाल महाराज का था। वो तो जब शपथ ले रहे तो शपथ में भी बहुत देर से पहुंचे थे और उसके बाद बहुत खुलकर जो एक तरीके की जो राइवलरी है वो हम लोगों ने देखा था जो कि सामने आई थी। अब यहां से आगे का सफर आपको लग रहा है कि उतना आसान नहीं होगा, और जो एक लंबी एक्सरसाइज हुई है जिसमें कितना लंबा वक्त लगा कि 5 साल तक एक मुख्यमंत्री अपना जो कार्यकाल है वो पूरा कर ले, क्या एक बार वही स्थिति नहीं होगी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की हुई थी, या उस तरह की स्थितियां आगे भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं? पीयूष पंत जी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए हो सकती हैं संभावनाएं, तो राजनीति में हर तरह की होती हैं।
और एक कोई व्यक्ति किस तरह से काम करता है उसको लेके। वापस लौटेंगे। पीयूष पंत जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पीयूष जी, क्योंकि सवाल यही सबसे अहम है, क्योंकि 5 साल का एक तो कार्यकाल कंटिन्यूएशन के साथ पूरा कर पाना, संगठन और उसके अलावा अपने सहयोगियों को साथ लेकर के चल पाना, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ सबसे बड़ी समस्या यही थी और इसलिए 3 साल के बाद उनको हटाना पड़ा था। क्योंकि यहां पर आपको लग रहा है कि वो जो गुटबाजी है, वो जो नाराजगी है, इतना आसान होगा मैनेज कर पाना अभी यहां पर पुष्कर सिंह धामी के लिए? देखिए, निश्चित रूप से कठिन तो होगा, राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ सतपाल महाराज ही नहीं, और भी बहुत से लोग थे जो अपने को चीफ मिनिस्टर के रूप में देख रहे थे। और ये भी एक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी में भी लॉबिंग बहुत है, वहाँ भी असंतोष रहता है हमेशा। लेकिन यहाँ दो कारण देखिए, एक तो क्योंकि 47 का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो जो भी असंतुष्ट रहता है वो कुछ भी कर ले अलग, वो अलग भी होता है, तो उससे कोई नुकसान होने नहीं जा रहा भारतीय। तो अगर मान लीजिए मार्जिन तो भारतीय जनता पार्टी सीटें उसकी मान लीजिए 37-38 सीटें होती, तो ये एक संकट पैदा हो सकता था, या ये नेता जो है संकट पैदा कर सकते। लेकिन अभी 47 की जहाँ संख्या है उसकी ये हालात दिख नहीं रहे हैं। दूसरा, क्योंकि धामी ने जो काम किया है वो, और जिस तरह से वो सबको लेके अभी तक 6-7 महीने में वो चले हैं, उससे ये नहीं लगता है कि लोग बहुत ज्यादा नाराज होते। क्योंकि देखिए, वो लगातार का ये दावा है कि वो 20 घंटे काम करते रहे, और एक फैक्ट है कि वो अपने परिवार को गांव में छोड़ दिया था उन्होंने। वो अकेले देहरादून में रह रहे थे और लगातार मेहनत कर रहे थे। हालांकि उसके लिए उनको दूसरा टर्म भी लेना था, ये भी कहीं नजर में था। देखिए पीयूष जी, एक सवाल इसमें मैं और जोड़ूंगा, थोड़ा सा इसका भी विश्लेषण मैं चाहता हूं कि आप करें, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव क्यों हारे, इसके पीछे के भी बहुत सारे कारण हैं। अंदरूनी जो आपसी जो कला थी, कुछ वरिष्ठ नेता या कुछ लोग ऐसे जो कि नहीं चाह रहे थे कि वो वहां से चुनाव जीते, वो तमाम फैक्टर्स भी काम कर रहे थे। कहीं उनको संदेश भी यहां पर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से देने की कोशिश है, इस वजह से भी खटीमा से चुनाव हारने के बाद उनको मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर शपथ दिलाई जा रही है। क्या इसको एक कारण मानते हैं पीयूष जी? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, ये बात तो कही जा रही है, खासकर जो धामी का जो कैंप है उसने ये आरोप लगा है कि उनको हराया गया, लेकिन इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिसने हराया उनको भुवन, उन्होंने इनको, वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और उनका एक अपना प्रभाव है खटीमा में। और पिछली बार जो है 2017 में वो 5000 वोट से हार गए थे धामी जी से, लेकिन इस बार उन्होंने 7000 वोटों से हराया। तो ऐसी बात नहीं कि वो भी काफी तगड़े कैंडिडेट थे और जिसकी वजह से हारना पड़ा, लेकिन इतनी घात की चर्चा भी हो रही है। लेकिन देखिए, जब कोई हार जाता है तो वो इस तरह की बातें करता है। एक कारण हो सकता है कि खटीमा में उस तरह से जो है वो अपना प्रचार नहीं कर पाए जिस तरह से वो और लोग करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कोई इधर। लेकिन निश्चित रूप से एक संदेश देना, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्य उन्होंने किया, जैसे कि राजनाथ सिंह ने भी ये कहा था, ये बात जब उन्होंने उनका नाम क्लियर किया तो पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही कि जो उन्होंने 7 महीने में जो काम किया है जिस तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी को लौटा के लाए हैं वापस, वो एक कारण ये रहा है, कारण रहा है कि उससे केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट रहा है। लेकिन ये कहने की बात होती है, अंदर ही अंदर लॉबिंग भी काम करती है वहां लेके। चलिए पीयूष पंत जी, मैं आपको इस बीच रोक रहा हूं। रितु खंडूरी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी के विधायक हैं। रितु खंडूरी जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और आपसे मेरा सवाल यही है, क्योंकि अब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए, हम लोग सब बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। इन्होंने पिछले जब लास्ट 6 मंथ उनकी जो टर्म थी वो बहुत अच्छी रही है। उत्तराखंड को जिस तरह का विकास 6 महीने में वो दे पाए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 साल तक उत्तराखंड में एक बेहतरीन सरकार चलेगी। युवा हैं, सोच अच्छी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 साल बढ़िया सरकार चलेगी और उत्तराखंड जिस विकास की ओर देख रहा है वो विकास देखने को मिलेगा। रितु जी, देखिए, अब तो मुख्यमंत्री के तौर पे उनको शपथ दिलवाई जानी है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो कि विपक्ष के द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। और अभी भी कांग्रेस के कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ये उत्तराखंड के अंदर जो जनता ने मैंडेट दिया उसका भी एक तरीके से आप लोग अपमान कर रहे हैं, क्योंकि एक शख्स जो कि हार गया उसको आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है रितु जी? देखिए, ऐसा है, वो 47 सीट जीत कर लाए हैं। उनके नेतृत्व में हमने 47 सीट जीती हैं, और
इसमें कोई राय नहीं है कि पिछले जब लास्ट 6 मंथ उनका जो टर्म था वो बहुत जबरदस्त अच्छा टर्म था। और अगर हमारा नेतृत्व ने निर्णय किया है कि उनको एक बार फिर से मौका देना चाहिए तो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को लेकर और देखकर बड़ा पिक्चर देखिए। उत्तराखंड के लिए क्या अच्छा है, उत्तराखंड के विकास के लिए क्या अच्छा है, मुझे लगता है नेतृत्व ने बिल्कुल सही चुनाव किया है। लेकिन रितु खंडूरी जी, क्योंकि जब पुष्कर सिंह धामी को इससे पहले जब मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, तो उस समय कुछ नाराजगी कुछ नेताओं की आपकी पार्टी की ही तरफ से थी। अब 5 साल का कार्यकाल कैसे पूरा होगा, इसको लेकर के भी बड़े संशय हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, ऐसा है, देखिए नाराजगियां होती हैं, मिटती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे विधायक एक संस्कार के तहत काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए काम करते हैं। छोटी मोटी नाराजगी आपस में चलती रहती है, दैट इज ह्यूमन नेचर। पर जहां तक उत्तराखंड के लिए एकजुट होकर काम करना है, वो हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ एकजुट खड़े हैं और पूरा विकास करेंगे उत्तराखंड। चलिए, बहुत शुक्रिया रितु खंडूरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। और एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे। दोनों खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, अभिनव नारायण झा जी। और इसको आगे बढ़ाते हुए इसी चर्चा को थोड़ा सा इसको आप और किस तरह से देखेंगे? एक तो ये जो सवाल विपक्ष का है कि एक ऐसा शख्स जो कि चुनाव हार गया, अब आप उसको बना रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि भाई हमने चुनाव तो उनके नेतृत्व में ही लड़ा था। यह बात अलग है कि वो अपनी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन मैंडेट जो मिला है वो तो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही मिला है और इसलिए वो उनको अपने सीएम कैंडिडेट के तौर पर अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इतना आसान होगा? चूंकि बाहर के लोगों को तो आप बाद में कन्विंस करेंगे, अपने जो नाराज थे उनको आप कैसे साध पाएंगे? क्या ये एक बड़ी चुनौती रहेगी, अभिनव नारायण झा जी? देखिए आयुष जी, जहां तक नाराजगी शांत करने का विषय है, तो मेरे समझ से भारतीय जनता पार्टी से बेहतर इस चीज में कोई माहिर है नहीं। और शांत की बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि भले ही पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार कर मुख्यमंत्री के लिए शपथ लेने जा रहे हो, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में कहा जाए तो अगर ऑल क्रेडिट गोज टू वन पर्सन, मोदी तो है ही सेंटर में, लेकिन अगर उत्तराखंड में सत्ता वापसी की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी का बहुत बड़ा योगदान है वहां की राजनीति में। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बखूबी जानती है और इसी लिहाज से और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर से उन पर भरोसा जताया है। और नाराजगी तो शांत कर ली जाती है, ये आपको भी पता है और हम लोग को भी पता है। जब कोई पार्टी बड़े लेवल पर काम करती है और बड़े स्तर पर काम करती है तो ऐसी छोटी छोटी नाराजगियों को शांत करने का उनके पास हुनर बहुत बेहतर तरीके से आता है और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर इस चीज को कोई जानता भी नहीं। तो मेरे समझ से आगे आने वाले दिनों में इस नाराजगी को भी शांत कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी चलिए, लेकिन अभिनव नारायण झा जी, फिर मेरा सवाल यही है कि एक तो दो चीजें मैं इसमें समझना चाहूंगा। एक एक्स फैक्टर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इफ और बट के बाद कि भाई हार गए उसके बाद भी उनको बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? और दूसरा, ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय पुष्कर सिंह धामी के सामने क्या होगी? देखिए, कहीं ना कहीं मेरे समझ से युवा नेता हैं और प्लस साथ में उनका जो अनुभव रहा है, इससे पहले भी जब आप आरएसएस संघ के समय से वो जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से उत्तराखंड में जिस तरीके से होल्ड किया हुआ है उन्होंने, मेरे समझ से वो बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। और उन्हीं की वजह से जिस तरीके से सत्ता में भी वापसी कराई, तो मेरे समझ से ये सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। पीयूष पंत जी, आपको क्या लगता है, एक एक्स फैक्टर अगर उनको दोबारा से हम रिपीट होता हुआ देख रहे हैं चुनाव हारने के बाद, और दूसरा सबसे बड़ी चुनौती इस समय क्या होगी? क्या चुनाव को जीतना और कोई एक ऐसी सेफ सीट आपको लगता है उत्तराखंड के अंदर है भारतीय जनता पार्टी जहां 100% आश्वस्त हो कि वो किसी भी कैंडिडेट को अगर उतारती है तो उसको जीत मिलेगी? पीयूष जी, देखिए, एक तो जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो ये रहा कि एंटी इनकम्बेंसी को कम करने में धामी सफल रहे हैं। जो सबसे बड़ा जो है, काफी नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, इसीलिए उन्हें दो मुख्यमंत्री हटा के धामी को लाना पड़ा था। तो वो जहाँ के पिछले अगर देखिए 6 महीने में एक थोड़ा सा एक बेहतर स्थिति बन रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा हाथ जो है आम आदमी पार्टी का भी है। कम से कम 5-6 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस को हराने में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट ने काम किया, तो इतनी सफलता शायद नहीं मिलती। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि जो लॉबिंग भारतीय जनता पार्टी के अंदर है उसमें बेहतर सबसे जो चेहरा था
वो धामी का चेहरा था जो उतना कंट्रोवर्शियल अभी तक नहीं रहा है। तो और बाकी जो है देखिए, बाकी तो असंतुष्ट जो है उनको तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि अभी अभिनव कह रहे थे, वो हर तरह से उसको किसी न किसी तरह संभाल लेती है। और जो चुनौती होगी, देखिए विधानसभा, दूसरी विधानसभा से जहां से कोई एमएलए जीत आया है और वो अगर वहां त्याग दे देता है, जैसा चलिए पीयूष जी, बिल्कुल बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल शार्प आपका जवाब चाहूंगा। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को हम लोग देखते हैं कि बैलेंस बहुत किया जाता है, क्या ये बैलेंस हो पाएगा आपको लग रहा है? निश्चित रूप से हो पाएगा। देखिए धामी जिस तरह से काम करते हैं दूसरे तरीके से, और अगर हम देखें एक फैक्टर ये भी है उत्तराखंड में, जो कुमाऊं बैकग्राउंड के जो मुख्यमंत्री हुए हैं उन्होंने बेहतर काम किया है वहाँ उत्तराखंड में जो है। और ये आप देखिए कुशियारी जी थे, वो भी पहले मुख्यमंत्री थे, जो जीत के दोबारा आए, भले ही वो फिर बने नहीं थे लेकिन वो जीत के आए थे, हारे नहीं थे। नहीं वरना हर मुख्यमंत्री चुनाव में हार जाता था। तो ये बात है। और एनडी तिवारी का समय आपने देखा उस टाइम पे, और कुशियारी, और अभी जो धामी जी ने भी जो है काम किया, उससे संतुष्ट है वहां के लोग के पक्ष में, जिस तरह से लोगों ने वोट दिया है वो। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलेंगे निश्चित रूप से। हालांकि चलिए आप पीयूष जी, हम लोग को देखना होगा कि ये बैलेंस बनाते किस तरह से। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे, लेकिन अब इस पर आगे क्या फैसला लिया जाएगा ये देखना, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस बीच